नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाएँ जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी SSSC, जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो या तो फिर अदर स्टेट के भी कोई भी एग्ज़ाम होते हैं साथियों, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में 3 से 4 क्वेश्चन इस समय करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ताज़ा जानकारियों के साथ, अच्छी जानकारियों के साथ आपसे प्रत्येक एग्ज़ाम में साथियों 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिलेक्शन में उनकी भी एक अहम भूमिका होती है। उसी प्रकार से जैसे कि अदर पार्ट के भी साथियों मतलब तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक करंट अफेयर को भी तैयार करने का एक अहम रोल होता है, क्योंकि एग्जामिनर यह जानना चाहता है, आयोग यह जानना चाहता है साथियों कि आप लोगों नई जानकारियों से अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, नई चीज़ें आप लोगों को पता होती है या पता रहती है कि नहीं। ठीक साथियों तो ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग अपनी इस क्लास में प्रत्येक दिन करने का काम करते हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन को साथियों एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछने की कोशिश करता है। ठीक साथियों, तो ये साथियों क्लास आप लोगों के अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या तो फिर बेसिक नॉलेज के लिए भी अगर हम बात करें, तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्लासों को साथियों आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग अपनी नोटबुक में अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स स्वयं भी प्रिपेयर किया करिए। जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट जो होते हैं साथियों, उसे यहाँ पे नोट कर लिया करिए। पॉइंट वाइज पॉइंट, बिल्कुल हिस्ट्री में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट वाइज पॉइंट आप चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब मान लीजिए आपको रिवीजन की आवश्यकता हुई, तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक साथियों, ये थोड़ी सी जानकारी थी। तो साथियों आज के क्लास में हम लोग 9 तारीख को, आज 9 तारीख है, तो 9 तारीख को हम लोग 8 तारीख के जो भी ताज़ा जानकारी थी, जो भी करंट अफेयर थे साथियों, उसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम उन करंट अफेयर को भी कवर करेंगे अपनी इस क्लास में, जो कि जानकारी होती है और वो बाद में अपडेट होती है। जैसे 6 तारीख का हो गया, 5 तारीख का, 7 तारीख का, तो उन करंट अफेयर के भी क्वेश्चन को, उन जानकारियों को भी साथियों हम लोग, जो जानकारी बाद में अपडेट होती है, उसे भी हम लोग अपनी इस क्लास में करने का काम करेंगे। ठीक साथियों तो साथियों आज की सबसे पहली जानकारी है नवनिर्वाचित साथियों राष्ट्रपति जो बाइडेन। आज की सबसे पहली और ताज़ा जानकारी है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन इन्होंने साथियों जज मेरिक गारलैंड को अटॉर्नी जनरल चुना है। जज मेरिक गार्लैंड को क्या चुना है साथियों? अटॉर्नी जनरल चुनने का काम किया। अटॉर्नी जनरल चुना है। क्या किया साथियों? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति साथियों जो बाइडेन ने क्या किया है? जज मेरिक गारलैंड को अटॉर्नी जनरल चुना है साथियों। ठीक है साथियों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन फेडरल अपील जज मेरिक गारलैंड को अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित
करेंगे, अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करने का फैसला लिया है। ठीक साथियों, इनकी अगर बात करें साथियों किसकी, जज मैरिक गारलैंड की, तो यह वर्तमान में कोलंबिया के सर्किट के जिला के अपील न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। ये वर्तमान में अगर बात करें साथियों तो कोलंबिया के सर्किट के जिला में, कोलंबिया के सर्किट जिला में कोलंबिया के सर्किट के जिला में कोलंबिया के साथियों सर्किट के जिला के अपील में साथियों वर्तमान में ये अपनी सेवा को दे रहे हैं। ये साथियों 13 संघीय अपीली अदालतों में से एक है। जो ये साथियों कोलंबिया की सर्किट के जिला अपील है, ये साथियों 13 संघीय अदालतों में से एक है। नागरिक और मानवाधिकार एवं लीडरशिप सम्मेलन की प्रमुख वनीता गुप्ता को, किसकी, नागरिक और मानवाधिकार पर लीडरशिप सम्मेलन की प्रमुख वनीता गुप्ता को जो बाइडेन द्वारा एसोसिएट्स अटॉर्नी जनरल नामित किया है, जो विभाग में नंबर 3 की पोस्ट है। इस विभाग में साथियों अगर बात करें, इस विभाग में जो है नागरिक एवं मानवाधिकार पर लीडरशिप सम्मेलन की प्रमुख जिनका नाम है साथियों वनीता गुप्ता को साथियों जो बाइडेन द्वारा एसोसिएट्स अटॉर्नी जनरल नामित किया गया है। एसोसिएट्स अटॉर्नी जनरल नामित किया गया है। किसे साथियों, नागरिक एवं मानवाधिकार के लीडर सम्मेलन की प्रमुख है साथियों, जिनका नाम है वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता क्या है, नागरिक एवं मानवाधिकार पर लीडरशिप सम्मेलन की प्रमुख हैं। इन्हें साथियों जो बाइडेन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा एसोसिएट्स अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किए जाने का काम किया गया है। ये जो साथियों एसोसिएट्स अटॉर्नी जनरल होता है, यह साथियों तीसरे नंबर की पोस्ट होती है। इस विभाग में अगर बात करें नागरिक एवं मानवाधिकार में, तो इसमें साथियों जो एसोसिएट्स अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये इस सभी अगर विभाग के बात करें तो इस विभाग के तीसरे नंबर की पोस्ट मानी जाती है। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी, क्या थी कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जज मैरिक गारलैंड को अटॉर्नी जनरल चुना। ठीक, दूसरी बात यह जानकारी थी साथियों कि नागरिक एवं मानवाधिकार पर लीडरशिप सम्मेलन की प्रमुख है वनीता गुप्ता। इन्हें साथियों एसोसिएट्स अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी है साथियों हम लोगों के लिए कि एलेक्स एलिस भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त होंगे। एलेक्स एलिस, अगली नई जानकारी है, एलेक्स एलिस भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त, भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त। एलेक्स एलिस भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त होंगे। एलेक्स एलिस भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त होंगे। साथियों अलेक्जेंडर एलिस को भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनका नाम पूरा अगर बात करें तो अलेक्जेंडर एलिस इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर एलिस। इन्हें साथियों भारत का
भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, अलेक्जेंडर एलिस की बात करें तो ये यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के कैबिनेट कार्यालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, महानिदेशक और अगर बात करें तो साथियों विभाग में ब्रिटिश राजदूत सहित कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। ये जो अलेक्जेंडर एलिस है साथियों, इनकी अगर बात करें तो ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कैबिनेट कार्यालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, साथ ही साथ साथियों महानिदेशक और साथियों अगर बात करें तो ब्रिटिश राजदूत, क्या विभाग में, इसी विभाग में ब्रिटिश राजदूत के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा दिया है। ब्रिटिश राजदूत, ब्रिटिश राजदूत कौन कौन साथियों? ये जो अलेक्जेंडर एलिस हैं ये कैबिनेट कार्यालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं, साथ ही साथ महानिदेशक भी रहे हैं। इसी के साथ ब्रिटिश राजदूत के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा दिया है। कौन? अलेक्जेंडर एलिस, जिन्हें भारत का नया ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत का नया ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। एलिस साथियों फिलिप वाटर की जगह लेंगे। अगर बात करें तो कि एलिस से पहले भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन थे, तो ये साथियों किसकी जगह लेंगे? ये अगर बात करें तो फिलिप बार्टन की ये जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? अलेक्जेंडर एलिस की बात करें साथियों, जिन्हें भारत का नया ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनसे पहले अगर भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में बात करें कि कौन सेवा दे रहे थे, तो इनसे पहले भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में फिलिप बार्टन जी इससे पहले सेवा दे रहे थे। अगस्त 2020 में साथियों बार्टन को यूके के नवगठित विदेशी कॉमनवेल्थ और विकास कार्यालय में अस्थाई अंडर सेक्रेटरी के रूप में पदोन्नति प्राप्त किया गया है। किसके? अस्थाई अंडर सेक्रेटरी के रूप में इन्हें पदोन्नत कर दिया गया है। किसे? फिलिप बार्टन को। कब? अगस्त 2020 में ही। बार्टन को अगर बात करें तो यूके के नवगठित विदेशी साथियों कॉमनवेल्थ और विकास कार्यालय है, इसी का अंडर सेक्रेटरी के रूप में पदोन्नत दे दिया गया है। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों तो भारत और एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक, भारत और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगली जानकारी है, लिखिएगा, भारत और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्या किया है साथियों? भारत और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए $646 मिलियन, कितना? $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने साथियों आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए, किसके लिए? ये साथियों जो ऋण समझौता हुआ है वो किसके लिए? आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए।
2 सड़क परियोजनाओं के लिए साथियों यह ऋण समझौता हुआ है। भारत सरकार के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौता किया गया है। साथियों प्रत्येक परियोजना की लागत 323 करोड़ रुपए 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए खर्च होने की, प्रत्येक परियोजना में लागत की अगर बात करें तो 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत बताई गई है, जिसमें 2 सड़क परियोजनाएं हैं साथियों, जिसमें 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत की बात कही जा रही है। ये साथियों परियोजनाएं जो होंगी यह सामाजिक आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशीलता और कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, परिवहन क्षमता में सुधार करेगी, सड़क सुरक्षा और यात्रा गुणवत्ता में भी सुधार करेगी। साथ ही साथ राज्य के सड़क उपयोगकर्ता के लिए सभी मौसम में सुलभता प्रदान करेगी। राज्य में साथियों क्या कहा गया कि राज्य में जो भी सड़क उपयोगकर्ता हैं ये सभी उपयोगकर्ता के लिए सभी मौसम में सुलभता प्रदान किया जाएगा। साथियों पहली परियोजना अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश सड़क और पुल पुनर्निर्माण परियोजना, यह पहली साथियों आंध्र प्रदेश सड़क और पुल पुनर्निर्माण परियोजना है। इसमें राज्य मार्गों के 1600 किलोमीटर चौड़े हिस्से को डबल लेन और राज्य मार्ग नेटवर्क पर पुराने जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण शामिल किया गया है। 1600 किलोमीटर चौड़े हिस्से को डबल लेन में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों राज्य मार्ग नेटवर्क पर पुराने जो जर्जर पुल हैं उन पुलों का क्या किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथियों दूसरी परियोजना जो है वह आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी और ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना है। इसमें 1400 किलोमीटर की जिला सड़कों को डबल लेन तथा चौड़ा करने, साथ ही साथ जिला सड़क नेटवर्क पर पुराने जो जर्जर पुल हैं उसके पुनर्निर्माण की बात इसमें कही जा रही है। ठीक साथियों, अब अगर हम साथियों बात करें एनडीबी की, क्योंकि एनडीबी की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो एनडीबी का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एनडीबी का फुल फॉर्म होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट होगा बैंक हो, इसका फुल फॉर्म होगा साथियों। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों चीन के शंघाई शहर में है। कहाँ है? चीन के शंघाई शहर में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है और इसके साथियों अध्यक्ष की बात करें तो मार्कोस प्राडो ट्रायजो। इसके अगर साथियों किसकी बात करें, अध्यक्ष अर्थात डायरेक्टर की बात करें साथियों तो इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्रायजो। कौन है साथियों? न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथियों अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायजो हैं। और साथियों इसके संस्थापक की बात करें तो ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। संस्थापक ब्रिक्स के द्वारा इसे संस्थापित किया गया। और इसकी अगर स्थापना की बात करें साथियों तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 से किया गया। कब किया गया? 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया। ये स्थापना है साथियों, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर स्थापना की बात करें साथियों तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक ब्रिक्स के द्वारा इसका संस्थापन किया गया। इसके साथियों न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायजो हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें साथियों, क्या मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। कहाँ है? चीन के शंघाई शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या है? मुख्यालय है। ठीक, ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की हम बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि करण बाजवा साथियों एशिया प्रशांत के गूगल क्लाउड के नए प्रमुख होंगे। कौन? करण बाजवा जी जो हैं यह एशिया प्रशांत के गूगल क्लाउड के नए प्रमुख होंगे। अगली जानकारी हम लिखें
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी इसी क्लास से, अगर आप प्रत्येक दिन क्लास लेते हैं अच्छे से अपने हाथ से, जो मेन पॉइंट होता है अपनी नोटबुक में अगर आप लिखते हैं, साथ ही साथ अगर रिवीजन भी करते हैं, तो आपको इन क्लासों से बहुत हेल्प मिलेगी। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी किया करिए, आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है शेयर करना क्लासों को आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है इसका अंदाज़ा आप स्वयं नहीं लगा सकते। अगली जानकारी है करण बाजवा साथियों एशिया प्रशांत में, करण बाजवा एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख होंगे। करण बाजवा साथियों एशिया प्रशांत में, करण बाजवा एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख होंगे, ये इन्फॉर्मेशन थी। गूगल क्लाउड ने साथियों करण बाजवा को साथियों एशिया प्रशांत के लिए नया प्रमुख बनाने का ऐलान किया है। वर्तमान में साथियों अगर बाजवा की बात करें तो वर्तमान में बाजवा भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में अगर करण बाजवा की बात करें तो ये भारत में क्या कर रहे हैं साथियों, गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में करण बाजवा जी भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक साथियों, यह साथियों अगर करण बाजवा की बात करें तो यह गूगल क्लाउड के सभी क्षेत्रीय राजस्व और गो टू मार्केट संचालन का नेतृत्व करेंगे। किसका? जितना भी साथियों गूगल के सभी क्षेत्रीय राजस्व हैं, साथ ही साथ गो टू मार्केट संचालन का नेतृत्व भी करेंगे, जिसमें साथियों गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और गूगल वर्क प्लेस शामिल रहेगा। क्या साथियों? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म साथ ही साथ गूगल वर्क प्लेस इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। ठीक साथियों, गूगल वर्क प्लेस इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। अगली जानकारी अगर बात करें साथियों इसी में इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं क्या क्या शामिल रहेगा। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और गूगल वर्क प्लेस शामिल रहेगा। गूगल वर्क प्लेस इसके अंतर्गत शामिल रहेगा साथियों। ठीक है, यह साथियों रिक हर्समैन का स्थान लेंगे। अभी तक साथियों अगर बात करें एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में कार्य कौन दे रहे थे, ये साथियों किसका स्थान लेंगे? ये रिक हर्समैन का स्थान लेंगे। ये साथियों रिक हर्समैन का स्थान लेंगे करण बाजवा जी, जो एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक, और अगर बात करें ये साथियों अधिकांश नया अवसर मिलने पर संगठन छोड़ देते हैं। रिक हर्समैन साथियों क्या करते हैं? नया अवसर मिलने पे ये संगठन को छोड़ देते हैं। वर्तमान में बाजवा गुड़गांव में स्थित गूगल कार्यालय में कार्यरत हैं। वर्तमान में करण बाजवा की बात करें तो ये साथियों गुड़गांव में जो गूगल कार्यालय स्थित है वहाँ पे कार्यरत हैं, लेकिन 2021 में वह सिंगापुर, कहाँ? 2021 में साथियों सिंगापुर शिफ्ट हो जाएंगे। 2021 में करण बाजवा जी सिंगापुर में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि वह भारत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में बने रहेंगे जब तक इनके नए प्रमुख की नियुक्ति नहीं हो जाएगी। जब तक साथियों भारत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में किसी और की नियुक्ति नहीं हो जाती है,
तब तक करण बाजवा जी इस पद पे बने रहेंगे। अब अगर हम गूगल की बात करें साथियों, चूँकि गूगल बार बार नाम आ रहा है तो गूगल के भी बारे में हमें जानना चाहिए। तो गूगल के अगर सबसे पहले हम CEO की बात करें, गूगल के CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो गूगल के साथियों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो सुंदर पिचाई जी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सुंदर पिचाई गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और साथियों इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। गूगल के अगर मुख्यालय की बात करें तो कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में साथियों गूगल का मुख्यालय है और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। CEO आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जामिनर आजकल CEO प्रमुख MD इत्यादि जैसे चीज़ें बहुत पूछ रहा है। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट किया करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ कराई जाती है साथियों। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन है कि अरुण कुमार गोस्वामी साथियों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। कौन? अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश का नया चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश का साथियों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। नए चीफ जस्टिस बनाए गए कौन साथियों? अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। नए चीफ जस्टिस के रूप में अरूप कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। अरूप कुमार गोस्वामी ने साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। साथियों अगर जस्टिस गोस्वामी की बात करें, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी कुछ दिन पहले साथियों सिक्किम हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया था। इनका साथियों कुछ दिन पहले ही अरूप कुमार गोस्वामी का कुछ दिन पहले सिक्किम कहाँ के साथियों सिक्किम हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया था। सिक्किम हाई कोर्ट से साथियों इनका अभी कुछ दिन पहले ही तबादला कर दिया गया था। अब इन्हें कहाँ का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अगर बात करें साथियों तो JK माहेश्वरी की जगह लेंगे चीफ जस्टिस साथियों जो अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के बनाए गए हैं। ये किसके साथियों? JK माहेश्वरी की जगह लेंगे। JK माहेश्वरी की जगह लेंगे साथियों इन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। JK माहेश्वरी की जगह लेंगे। और साथियों अगर JK माहेश्वरी की बात करें तो JK माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय का सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। इन्हें साथियों किसे, जेके माहेश्वरी की जगह अरूप कुमार गोस्वामी ले रहे हैं। जेके माहेश्वरी को साथियों सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो आंध्रा के साथियों नए मुख्य न्यायाधीश गोस्वामी ने 1985 में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत किए थे। अरूप कुमार गोस्वामी की अगर बात करें साथियों, तो अरूप कुमार गोस्वामी जी 1985 में अगर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से साथियों हाई कोर्ट में, कौन कौन से साथियों बार काउंसिल में ये वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत किए, तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। कहाँ साथियों 1985 में ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में साथियों के बार काउंसिल में एक वकील के रूप में अपने करियर की इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश के साथियों अरुणाचल प्रदेश के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथियों कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, आंध्र प्रदेश की चर्चा यहाँ की जा रही है ना, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्थात सीएम की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम साथियों जगन मोहन रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और साथियों अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें साथियों तो विश्वाभूषण हरिचंदन, राज्यपाल अर्थात गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं साथियों। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों कि आरबीआई ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के एनईएफटी आरटीजीएस लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत किया है। आरबीआई ने क्या किया है साथियों, 50 करोड़ रुपए से अधिक के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए साथियों क्या किया है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत किया है। लिखेंगे हम लोग आरबीआई ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के एनईएफटी आरटीजीएस लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर
आइडेंटिफायर की शुरुआत किया। आरबीआई ने साथियों 50 करोड़ रुपए से अधिक के NEFT RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत किया है। ठीक साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS की अगर फुल फॉर्म की बात करें, RTGS, तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट साथियों, साथ ही साथ NEFT के अगर फुल फॉर्म की बात करें, किसकी? NEFT का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरबीआई ने साथियों 50 करोड़ रुपए से अधिक के NEFT और RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत किया है। ठीक साथियों, के जरिए साथियों इन सभी संस्थाओं अर्थात गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अर्थात LEI की शुरुआत किया है। साथियों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर RBI द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। कैसा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है? यह साथियों निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। यह साथियों लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का जो आदेश है यह 1 अप्रैल 2021 से इसे लागू किए जाने की बात की जा रही है। 1 अप्रैल 2021 से इसे क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। साथियों, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 अंकीय संख्या है। अगर हम बात करें कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या होता है, तो यह साथियों एक 20 अंकीय क्या होगी? संख्या होगी। इसका साथियों उपयोग कर दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक क्या करेगा कि बड़े पैमाने पर कर्ज लेने वालों और नॉन डेरिवेटिव मार्केट के साथ साथ बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए साथियों यह लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के चरणबद्ध तरीके से इसका शुरुआत करेगा। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की बात करें साथियों, तो यह लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त किया जा सकेगा, जो कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, किससे? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। यह साथियों जो होगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर वाली जो यह 20 अंकीय संख्या होगी, यह कहाँ से प्राप्त होगा साथियों? यह लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त किया जाएगा। इंडिया लिमिटेड से साथियों इसे प्राप्त किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक क्या है? पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। किसकी? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया साथियों लिमिटेड के साथियों पूर्ण स्वामित्व वाली क्या है? एक सहायक कंपनी है। अब अगर हम बात करें साथियों, अगर हम किसकी बात करें, एक सेकेंड,
आरबीआई के साथियों गवर्नर की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन हैं, शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में साथियों आरबीआई का मुख्यालय है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं साथियों। और आरबीआई की अगर स्थापना की बात किया जाए तो अप्रैल 1935 में, कब? 1 अप्रैल 1935 में साथियों इसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कोलकाता में किया गया। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं साथियों। और साथ ही साथ अगर आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आरबीआई का मुख्यालय है। अगली जानकारी है साथियों, अगली जानकारी की बात करें एसएमसीबी। कौन? एसएमसीबी अर्थात शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। एसएमसीबी, साथ ही साथ एसएफबी के लिए साथियों लाइसेंस पाने वाला साथियों भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है। के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है। भारत का साथियों पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन बना? एसएमसीबी और एसएफबी। एसएमसीबी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा साथियों शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। एसएमसीबी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। और अगर एसएफबी की बात करें, किसकी? एसएफबी की बात करें तो इसका नाम होगा साथियों स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक साथियों एसएफबी का नाम होगा। और एसएमसीबी का फुल फॉर्म होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ये दोनों बैंक साथियों भारत के पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बने हुए हैं। भारत के पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बने हुए हैं साथियों, ठीक है। इन्हें साथियों क्या हुआ है, आरबीआई ने इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक के संचालन के लाइसेंस प्राप्त किया है। आरबीआई ने साथियों एसएमसीबी अर्थात शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को कारोबार शुरू करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। कितना? इसे साथियों ये जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है साथियों इसे 18 महीने का क्या दिया था? 18 महीने का समय दिया था। अठारह महीने का साथियों क्या दिया? 18 महीने का समय दिया था। अब साथियों एसएमसीबी ने वॉलेंटरी ट्रांजिशन स्कीम के तहत, किसके? वॉलेंटरी ट्रांजिशन स्कीम के तहत एसएफबी ट्रांजिशन के लिए 6 जनवरी 2021 को बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक से वाणिज्यिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। ठीक साथियों, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक साथियों अप्रैल 2021 से अपना बैंकिंग परिचालन शुरू कर लेगा। ये साथियों जो शिवालिक क्या है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है साथियों, यह 2021 से क्या कर लेगा? अपना बैंकिंग परिचालन को शुरू कर लेगा। 2021 से
अप्रैल 2021 से, अप्रैल 2021 से अपना बैंकिंग परिचालन शुरू कर लेगा। अपना बैंकिंग परिचालन क्या कर लेगा साथियों, शुरू कर लेगा। अब अगर हम साथियों शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी एंड सीईओ की बात करें, सुवीर कुमार गुप्ता इसके एमडी एंड सीईओ हैं। इसके साथियों अगर एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात सीईओ की बात करें तो सुवीर कुमार गुप्ता, क्या नाम है, सुवीर कुमार गुप्ता, सुवीर कुमार गुप्ता इसके क्या हैं, एमडी एंड सीईओ हैं अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इसके साथियों मुख्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसका साथियों हेडक्वार्टर, मुख्यालय की अगर बात करें तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इसका क्या है, मुख्यालय। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय है। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो सुवीर कुमार गुप्ता इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो विश्व बैंक ने FY 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। अगली इंफॉर्मेशन है विश्व बैंक ने FY 2020-21 में FY 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने क्या किया है, FY 2020 में विश्व बैंक ने FY 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% तक के साथियों किसका, गिरावट का अनुमान लगाया है, गिरावट का अनुमान लगाया। विश्व बैंक ने साथियों हाल ही में जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, विश्व बैंक ने साथियों अभी हाल ही में अपनी जारी कौन सी रिपोर्ट साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, विश्व बैंक ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में साथियों वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% के गिरावट रहने का अनुमान जताया है। साथ ही साथ साथियों विश्व बैंक ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उभर कर 5.4% तक पहुंचने का भी अनुमान जताया है। कितना साथियों, 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उभर कर 5.4% तक पहुंचने का अनुमान बताया है। कब, 2021 में 5.4 कितना, 5.4% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। ठीक साथियों, साथ ही साथ और बात करें तो इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4% दर से बढ़ने पर अनुमान जताने का काम किया है। ठीक साथियों, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर 3.8% रहने का ही अनुमान लगाया है। कितना, 2022 में इन्होंने अनुमान लगाया है साथियों, जो विश्व बैंक की वर्ल्ड इकोनॉमिक
प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है साथियों, यह 2021 में 5.4% अनुमान दर बताया है विकास दर को, और साथियों 2022 में 3.8% रहने का अनुमान जताया है। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली साथियों जानकारी है कि भारत और इजराइल ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारत और इजराइल ने, अगली इन्फॉर्मेशन है, भारत और इजराइल ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। सफल परीक्षण किया। क्या किया साथियों? भारत और इजराइल ने साथियों साथ मिलकर MRSAM, किसका? MRSAM एयर डिफेंस है साथियों, ये एयर डिफेंस का एक सिस्टम है, इसका क्या किया है? सफल परीक्षण करने का काम किया है। सफल परीक्षण करने का काम किया है। ठीक साथियों, अब साथियों सबसे पहले आप इसके फुल फॉर्म जानिए। ठीक साथियों, MRSAM का अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत और इजराइल मध्य दूरी की सतह से हवा में हमला करने की मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अर्थात इसे हम कहेंगे साथियों मध्य दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल। भारत और इजराइल ने साथियों मध्य दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है, अर्थात मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन कौन? भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर। साथियों MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है यह DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इसे साथियों अगर बात करें कि किसके द्वारा विकसित किए जाने का काम किया है तो इसे साथियों DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। किसके साथ? DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ संयुक्त रूप से मिलकर साथियों इसका निर्माण किया गया है, इसे विकसित किया गया है। वर्तमान में साथियों भारतीय सेना में 3 शाखाओं के साथ साथ इजराइल रक्षा बलों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वायु एवं मिसाइल डिफेंस सिस्टम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, साथ ही साथ IAI का एक संयुक्त उद्गम था। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी। क्या किया? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मध्य दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल का भारत और इजराइल ने सफल परीक्षण किया है। ठीक साथियों, अब अगर हम साथियों बात करें DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अध्यक्ष या सचिव की हम बात करें
किसकी, रक्षा अनुसंधान DRDO मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, DRDO के साथियों अगर सचिव की हम बात करें, सचिव और अध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष की हम बात करें साथियों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के क्या है, सचिव और अध्यक्ष हैं। और DRDO की अगर मुख्यालय की बात करें साथियों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली अर्थात न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO की अगर स्थापना की बात करें साथियों, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी DRDO की अगर स्थापना की बात करें तो 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। अब अगर हम साथियों इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अगर अध्यक्ष और CEO की बात करें, तो बोअज लेवी इजराइल के इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और CEO की बात करें साथियों, तो बोअज लेवी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के क्या हैं, अध्यक्ष एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात CEO हैं। क्या हैं, CEO हैं। ठीक साथियों, CEO हैं। ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी हमारी कुछ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे साथियों करंट अफेयर के, जिसे कि हम लोगों ने करने का काम किया सीधे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों एग्ज़ाम के पेपर को, एग्ज़ाम के में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहा है इस समय, उन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद साथियों आप लोगों को प्रत्येक दिन ये साथियों करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे दिए जाते हैं। ठीक साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में अपने हाथ से पॉइंट वाइज पॉइंट साथियों लिखा करिए। साथ ही साथ बीच में समय निकाल के 10-5 मिनट ही क्यों नहीं, लेकिन आप लोग इसे रिवीजन ज़रूर किया करिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी सारी जानकारी होती है जो कि सीधे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसे आप लोग भूल जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए। अगर आप लोग साथियों आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगी इसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ साथियों आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जो भी आप चलाते हैं, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ सकें और वो भी इन क्लासों का लाभ उठा सके। ठीक साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।